अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फातिमा इसहाक और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की कुछ खास तफसीलात जानते हैं इमरान रियाज खान से। जो स्टेटमेंट इमरान खान साहब ने दिया वो मैं आपके सामने रखता हूँ। फैसल चौधरी साहब गए थे जी, और उन्होंने मुलाकात की इमरान खान साहब से। दीगर लोग भी थे, लेकिन जिनकी लिस्ट दी गई थी उनको तो बेशतर को नहीं मिलने दिया गया। इमरान खान साहब की फैमिली को भी नहीं मिलने दिया गया। उनकी बहनें, ये लगातार 1 महीने से ज़्यादा गुजर चुका है, लगभग 5 हफ्ते हो गए। वो हर दफ़ा जाते हैं, मुलाकात की कोशिश करते हैं, मुलाकात करने नहीं देते, और वो खाली हाथ वापस आ जाते हैं। वहाँ से उन्हें गिरफ्तार करके दूर दराज इलाकों में पहुँचाया जाता है। एक अजीब तमाशा है जो पाकिस्तान में लगा हुआ है। और ये जो लोग कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें अगर ये लोग खुद जेल में बंद हो और ये जानते हैं कि इमरान खान किसी जुर्म की वजह से जेल में बंद नहीं है, वो सिर्फ एक ज़िद की वजह से जेल में बंद है। निज़ाम ये चाहता है कि इमरान खान उनके सामने घुटने टेक दे, और इमरान खान ये कहते हैं कि मैं घुटने क्यों टेकूं जब मैंने कुछ किया ही नहीं। ये है जी लड़ाई। और इस लड़ाई में अब वो सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं जो इंसानी हकूक़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं, जो माजी में कभी हमने ऐसी चीज़ें होती भी नहीं देखी, क्योंकि सियासतदान जल्दी सरेंडर भी कर जाते थे। इमरान खान साहब सरेंडर नहीं कर रहे। इमरान खान साहब ने जो पैगाम दिया वो मैं आपके सामने रखता हूँ। पहले चौधरी साहब का जो एक ट्वीट है वो पढ़ के सुनाता हूँ आपको मैं, उसके बाद जो तफसीली खबर है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। तो ट्वीट में वो ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हुई। इस दौरान उस्मान रियाज गिल और फैसल मलिक और अफजाल पाहट एडवोकेट भी मौजूद थे। खान साहब की फैमिली, वकला और रफ़का को इंतज़ामिया की जानिब से गैर कानूनी तौर पर रोके जाने पर ब्रीफिंग दी गई। उनको बताया गया कि तौहीन अदालत की दरखास्तें दायर किए जाने के बावजूद मुकदमात नहीं लगाए जा रहे। खान साहब ने लीगल कमेटी और पार्लियामेंट में मौजूद तहरीक इंसाफ के सीनियर वकला को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और उनकी जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को आइन और कानून की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर ख़त लिखने की हदायत जारी की गई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब को अफगान शहरियों के इशू पे खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तहरीक पेश करने और बहस कराने की हदायत की गई। उन्होंने मौजूदा हुकूमत की सुस्त रवि की वजह से कीमती जानों के नुकसान पर दुख का इजहार करते हुए कहा कि वो पहले दिन से कह रहे थे कि अफगानिस्तान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किए जाएँ और इसके बगैर दहशतगर्दी की रोकथाम मुमकिन नहीं है। 3 साल बाद इस हुकूमत ने अपना वज़ीर ख़ारजा अफगानिस्तान भेजा है। इससे आप इनकी नाअहली का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इमरान खान साहब ने फार्म 47 की हुकूमत को मानने से बिल्कुल इनकार करते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को मैच जीत चुकी है। अवाम ने इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को रिकॉर्ड मैंडेट देकर तारीख रकम कर दी है। किसी भी मुल्क को फौज तनहा इकट्ठा नहीं रख सकती, इसके लिए अवाम का साथ होना ज़रूरी है, और अवाम तहरीक इंसाफ के साथ है। अब जो बाकी स्टेटमेंट इधर उधर से रिपोर्ट हुआ इमरान खान साहब का, टोटल वो क्या है। इमरान खान साहब ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत है और अवाम के लिए आगे बढ़ना होगा। फैसल चौधरी साहब ने अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए जो बातें की वो ये है कि 6 वकला के नामों की लिस्ट दी गई थी, और वो कहते हैं जी मेरी यहाँ मुलाकात हुई है। मैंने कहा मैं बाहर जाता हूँ, आप नईम हैदर पंजूता साहब को मुलाकात के लिए बुला लें। इमरान खान साहब की सेहत अच्छी है। उन्हें आगाह किया गया कि बहनों को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। इमरान खान को आगाह किया गया कि पार्टी रहनुमा और वकला को भी रोक लिया गया। लिस्ट के मुताबिक सिर्फ 2 बंदे जेल तक पहुँच सके हैं, बाकियों को रोक लिया गया है। इमरान खान का कहना था कि 26वीं तरमीम के बाद जो हो रहा है उस पर लीगल कमेटी पार्टी की आदत चीफ जस्टिस को खत लिखेगी। अदालत में हमारे केसेस नहीं लग रहे, बुशरा बीबी के साथ ज्यादती हो रही है। कानूनी उमूर पर उस्मान गिल और फैसल मलिक ने इमरान खान को ब्रीफिंग दी। हमारी इमरान खान से सियासी उमूर पर भी बातचीत हुई। बाहर होने वाली मुख्तलिफ पेशरफ्त पर उन्हें आगाह किया गया। हम एक वक्त में 9 वकील भी वानी से मिले पहले इमरान खान साहब से। मुलाकात इमरान खान की फैमिली का आईनी हक है, क्यों इजाज़त नहीं देते। इमरान खान ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई की ज़रूरत मुल्क और आवाम को है। पीटीआई फेडरेशन की जमात जो पाकिस्तान को इकट्ठा कर सकती है। इमरान खान ने सियासी रुफका से मुलाकात ना करवाने, 3 हफ्ते कबल बच्चों से टेलीफोनिक मुलाकात के हवाले से भी उन्होंने बात की। और उस्मान गिल ने इमरान खान साहब को आगाह किया कि तौहीन अदालत की दरखास्त पर 28 अप्रैल को समाअत होगी। माइंस एंड मिनरल बिल पर इमरान खान ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और सीनियर लीडरशिप आकर मुझे ब्रीफ करे। इमरान खान ने कहा कि माइंस एंड मिनरल्स बिल मुतनाज़ हो चुका है, लिहाजा ज़रूरी है कि लोगों को एतमाद मिले। मुतनाज़ मामला इससे तनाज़े से गड़बड़ होंगे। अफगानिस्तान के बारे में जो उन्होंने कहा वो पहले से ही हो चुका, मैं आपको बता चुका हूँ, उनके ट्वीट में भी था। इमरान खान ने कहा कि हुकूमत ने बहुत वक्त ज़ाया किया, जिससे कीमती जानें ज़ाया हुई है, फ़ौज के जवान शहीद हुए हैं। इन चीज़ों को मद्देनज़र पहले नहीं रखा गया। इस वक्त भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। ज़र मुबादला के बगैर मुल्क में तरक्की नहीं हो सकती। इन्वेस्टमेंट तभी आएगी जब मुल्क में कानून की हुक्मरानी होगी। पीटीआई को क्रश करने के लिए मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दिया गया। चाहे अदलिया हो, FIA हो, पुलिस हो, हर इदारे को तबाह कर दिया गया है। नाज़रीन, एक्सप्रेस न्यूज़ ने भी कुछ खबरें छापी और कुछ इनसाइड मेरे पास भी है। तो ये खबर ये कहती है कि इमरान खान ने शेर अफजल मरवत के बयानात और मादनी वसाइल बिल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। और वकला से मुलाकात की अंदरूनी कहानी यह है कि पीटीआई राय के मुताबिक इमरान खान ने शेर अफजल मरवत के बयानात पर सख्त बरहमी का इजहार किया और शेख वकास अकरम को शेर अफजल मरवत के इल्ज़ामात का 2 टोक जवाब देने की हदायत जारी की है। इमरान खान ने कहा कि शेर अफजल मरवत को पार्टी में प्लांट किया गया था, शुक्र है उससे जान छूट गई। इसके अलावा इमरान खान शेर अफजल मरवत की जानिब से वकला की फीसों और अलीमा खान से मुतालिक बयानात पर शदीद बरहम हुए। यानी ये जो कह रहे हैं ना शेर अफजल उसने पैसे खा लिए, उसने खा लिए, उनकी बहनों के बारे में ये कह दिया और अजीबोगरीब स्टेटमेंट। तो इमरान खान साहब ने काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया है। इमरान खान ने माइंस एंड मिनरल्स बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और अली अमीन गंडापुर को माइंस एंड मिनरल बिल पर मुलाकात के लिए बुलाया कि बाकी सीनियर की आदत भी आए और वो आकर मुझे इसके ऊपर ब्रीफिंग दें। और इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर से कहा कि मादरत ख़वाना रवैया जो है उनके बारे में पैगाम भिजवाया हुई है कि वो ना रखें। सख्त पैगाम इमरान खान साहब ने भिजवाया और पार्टी क़यादत को तमाम आपसी इख्तलाफात ख़त्म करने का सख्त पैगाम भी इमरान खान साहब ने दिया। इमरान खान साहब ने कहा कि
खैबर पख्तूनख्वा दहशत गर्दी का शिकार सूबा है। कानून की अमलदारी ना होने पर सलमान अकरम राजा साहब को उन्होंने कहा कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखें। एक और चीज़ जो इमरान खान साहब ने कही वो ये कि मौलाना फजल रहमान की जानिब से हर बार राब्ते पर एतराज़ करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि हम मुल्क और आवाम के मफाद में सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। यानी जो भी हम कह रहे हैं वो मुल्क और आवाम के मफाद में कर रहे हैं, तो मौलाना साहब ज़्यादा इसके ऊपर एतराज़ ना करें। ये था नाज़रीन इमरान खान साहब का जेल से जो पैगाम जो इमरान खान साहब ने दिए हैं। एक और बड़ी अजीबोगरीब खबर है, खबरें तो बहुत सारी हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ एक एक करके, लेकिन ये खबर वैसे तो शहजाद अकबर साहब ने दी है और बड़ी धमाका खेज खबर है। शहजाद अकबर साहब ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से कैमरे बरामद हो गए। ये कुछ और दोस्त भी मुझे बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो खुफिया आलात लगाए गए हैं। वैसे तो पाकिस्तान के हर दफ्तर में खुफिया आलात लगाए जाते हैं, खुफिया कैमरे और खुफिया ऑडियोज़ लगाई जाती हैं, रिकॉर्डिंग की जाती है, बेडरूम्स के अंदर लगा दिए जाते हैं, बाथरूम्स के अंदर लगा दिए जाते हैं, जो सरकारी रेस्ट हाउसेज हैं वहाँ पे लगा दिए जाते हैं, बड़े बड़े होटल्स हैं वहाँ पे लगा दिए जाते हैं। तो लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए कैमराज, ऑडियोज़, वीडियोज़ का धंधा पुराना चलता है। बुशरा बीबी की भी आपने ऑडियो सुनी होगी, इमरान खान साहब की भी सुनी होगी, बाकी सबकी भी ऑडियो रिकॉर्ड होती रहती है। जो कोई कंप्रोमाइज़ कर लेता है उसकी ऑडियो सामने नहीं आती, जो नहीं करता उसकी ऑडियो सामने आ जाती है। आपने माजी में मरीम नवाज़ की भी ऑडियो सुनी होगी, शहबाज शरीफ की भी सुनी है आपने। तो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में शदीद हलचल मच गई। सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले नए तैनात शुदा जज के चैम्बर से खुफिया निगरानी के आलात बरामद हो गए। बैरिस्टर शहजाद अकबर का दावा, और कुछ अर्सा कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज के बेडरूम से भी निगरानी वाले आलात बरामद हो चुके हैं। अब आप अंदाज़ा करें कि बेडरूमों के अंदर, दफ्तरों के अंदर कैमरे लग रहे हैं, ऑडियो वीडियो उनकी बनाई जा रही है। ये क्यों बनती है? यानी जिन एजेंसीज़ ने, जिन इदारों ने काम करना है मुल्क की हिफाजत का, जिन्होंने काम करना है मुल्क को बचाने का, जिन्होंने मुल्क के लिए निगरानी करनी है, जाफर एक्सप्रेस जैसे वाक़यात ना हो, उन वाक़यात को रोकना है, वो जजों की निगरानी कर रहे हैं, सियासतदानों की निगरानी कर रहे हैं, सहाफ़ियों की निगरानी कर रहे हैं, बड़े जो कारोबारी लोग हैं या इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, मौलवी हैं, उनकी भी निगरानी कर रहे हैं। हद होगी वैसे मुल्क किस तरफ जा रहा है। नाज़रीन अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बारे में दिया। उन्होंने कहा कि वो दौर चला गया जब जंगें होती थी और बाहर से डॉलर आ जाते थे। यानी अफगान वॉर जितनी दफ़ा हुई पाकिस्तान में बहुत पैसा बना, हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो दबा के पैसा बनाया। जब जब अफगानिस्तान में जंग हुई, पहले रशिया है बहुत पैसा बनाया, फिर अमेरिकन आए बहुत पैसा बनाया। तो वो ये कहते हैं वो दौर चला गया जब जंगें होती थी, बाहर से डॉलर आते थे। अब खर्चे कहाँ से पूरे करने, यानी खर्चा तो उन पैसों की आदत तो पड़ी हुई है। अब आपके मिनरल्स पर यानी मादनियात पर, ज़मीनों पर कब्जा करना है, पहाड़ों पर कब्जा करना है, लूटना है और अपना पेट भरना है। ये अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है। वैसे पैसा तो बहुत है पाकिस्तान में, जंगों के दौरान तो बहुत है, बेशुमार है, बेशुमार ऐसे जर्नैल थे अफगान जंग में, बाद में उनकी औलादें अरबोपति बन गई और पीछे उनका बैकग्राउंड ही कुछ नहीं था। इमरान खान साहब की बहन है उस्मा खान साहिबा, आज बड़ी तकलीफ में थी, वो उनको बुलाया गया जनाब के अलीमा खान को छोड़ के, आप बाकी दो बहनें आ जाएँ। तो उनकी बहन जो नौरीन खानम और उस्मा खानम, ये दोनों वहाँ पे पहुँची, लेकिन इन्हें फिर नहीं मिलवाया गया। इन्होंने कहा सेलेक्टेड अपनी मर्जी के लोग भेजते हैं, जो अपनी मर्जी से खान साहब को इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो अपनी मर्जी से इन्फॉर्मेशन बाहर ला कर देते हैं। अब हमें क्या पता कि खान साहब को कितना सही बताते हैं और कितना खान साहब का पैगाम बाहर आकर दुरुस्त तरीके से बताते हैं। तो यही तो बात है कि सारी दुनिया जो है वो एतबार नहीं कर रही कि बाहर जो इन्फॉर्मेशन आ रही है या अंदर जो इन्फॉर्मेशन जा रही है उसका हकीकत से कितना ताल्लुक है। नाज़रीन एक मैंने आपको तारीफ़ पढ़ के सुनाई थी आज से कुछ अर्सा पहले कि रियासत की हकीकी तारीफ़ क्या है। ये मैंने आपको फरवरी के आगाज़ में ये तारीफ़ पढ़ के सुनाई थी और इसलिए आपको मैंने फरवरी में पढ़ के सुनाई थी कि पाकिस्तान में ये तासुर दिया जाता है कि आर्मी चीफ और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है रियासत है। कभी ये कहा जाता है फौज रियासत है, कभी ये कहा जाता है जिसके हाथ में डंडा है पुलिस है ये रियासत है। नहीं, ये रियासत नहीं है, ये रियासत के औजार है। यानी रियासत के जो पिलर्स हैं उनके आगे मुख्तलिफ इदारे काम करते हैं, उनमें से एक इदारा है फौज, एक इदारा है पुलिस, एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, इसी तरह अलग अलग सारे इदारे हैं। तालीम का इदारा भी है, सेहत का इदारा भी है और बेशुमार इदारे हैं पाकिस्तान में, हर मुल्क में होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को जो है वो गलत तरीके से लिया गया और दावा किया गया जैसे कि फौज कोई रियासत है। नहीं, उमर अयूब साहब जो अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने आज वही बात दोबारा दोहराई है। उन्होंने कहा कि हमें कहते हैं कि रियासत के खिलाफ नारे लगा दिए, होश के नाखून लें, पहले आर्टिकल 7 पढ़ लें। रियासत है क्या भला? रियासत आपकी कौमी असम्बली, सेनेट, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें, सूबाई असम्बलियाँ और टैक्स नाफिज करने वाले इदारे रियासत हैं। बाकी जो पुलिस है, फौज है, रेंजर्स है, इंटेलिजेंस इदारे हैं, ये सारे औजार हैं, इनको आप रियासत नहीं कह सकते। तो ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान को अपना ठीक करना पड़ेगा, जब भी आप रियासत की सही डेफिनेशन तक पहुँचेंगे। नाज़रीन एक और प्रॉब्लम जो हो रहा है कि जिन लोगों को मिलिट्री तहवील में लिया गया था वो खासे तकलीफ में है इस वक्त। यानी जो लोग फौजी अदालतों में सजा भुगत के आए हैं उनमें से जिन लोगों ने माफ़ी मांग ली या जिन लोगों ने रहम की अपील कर दी वो तो छूट गए। जिन्होंने रहम की अपील नहीं की है अब उन्हें निशान इबरत बनाया जा रहा है कि तुम माफ़ी क्यों नहीं मांगते भाई। इस रियासत का मसला क्या है कि रियासत के अंदर जो इदारे काम कर रहे हैं या जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसका सबसे बड़ा मसला यह है कि तुम हमारे सामने झुक जाओ, तुम हमारे सामने झुक जाओ, हमारे सामने सजदा रेज हो जाओ। अगर सजदा करोगे तो तुम्हारे लिए आसानियाँ हैं, अगर तुम हमारे सामने सजदा रेज नहीं हो जाओगे, हमारे सामने नहीं झुकोगे तो हम तुम्हारी ज़िंदगी को मुश्किल करते चले जाएंगे। बड़ा इम्तिहान है। हसन न्याजी साहब ने दोबारा बताया, मैंने आपको अबू सलमान न्याजी साहब ने जो बताया वो आप तक पहुँचाया था। अब खदीजा सदीकी साहब बताती है कि हसन न्याजी और बाकी मिलिट्री कैदियों के साथ गैर इंसानी सलूक जारी है। जेल पर किसका कब्जा है? हसन के बकौल रात को 4-5 घंटे बिल्कुल भी बिजली नहीं होती, पंखा बराए नाम चलता है, सेल तंदूर की तरह आग बगोला हो जाता है, ज़मीन पर भी सोया नहीं जाता। जो सहूलियात बाकी सारी जेल को मैसर है कोट लखपत जेल में, वो मिलिट्री कैदी इनसे महरूम है। और क्यों महरूम है? बहरहाल ये वजह तो यही है कि जिन्होंने नहीं माफ़ी मांगी उनके साथ इतना बुरा सलूक किया जाए कि बिलाखिर तंग आकर वो माफ़ी मांग ले। वैसे हद है अकड़ की, ज़िद की और अना की। ये ज़िद और अना जो है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद नहीं है।
रब जिस दिन इनकी अना तोड़ेगा, जिस दिन इनके गरूर को खाक में मिलाएगा, इन्हें पता चल जाएगा। और देखिए इमेज पूरे के पूरे इदारे का बर्बाद हो जाता है। फैसला चंद लोग एस्टेब्लिशमेंट के करते हैं और पूरे इदारे का इमेज खराब कर देते हैं। और हालांकि लोग इस इदारे को ओन करते हैं, लोग इस इदारे से प्यार करते हैं, लेकिन चंद लोगों ने कहाँ पहुंचा दिया मामला, कहाँ से कहाँ तक पहुंचा दिया। 3 साल के अंदर काया ही पलट गई है। नाज़रीन, जैक ब्रैगमैन ने जो दोबारा ट्वीट की है उससे हुकूमत को काफ़ी तशवीश है, हुकूमत परेशान है, क्योंकि हुकूमत को ऐसा लगता था कि उन्होंने काफ़ी राम करके भेजा है। अमेरिकन सेनेटर्स जो आए थे उनको काफ़ी राम करके भेजा है। आर्मी चीफ ने खुद उनसे 3 पीस पहन के मुलाकात की थी और उनको बड़ी अच्छी ब्रीफिंग दी थी। इससे पहले मुझसे नकली भी कोशिश करके आए थे, लेकिन दोबारा से उनका जाकर ये कहना कि इमरान खान को फ्री किया जाए, उसके बगैर मामला ठीक नहीं हो सकते, इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करना उनका, ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए और मौजूदा हुकूमत के लिए खासा तशवीशनाक है और परेशान कुन है कि वो अभी तक अपने उसी अज़म पे, अपने उसी मौक़िफ़ पे कायम है। नाज़रीन, एक बहुत खौफनाक इंसिडेंट हुआ है मकबूजा कश्मीर में। मकबूजा कश्मीर जो भारत के कंट्रोल में है, वहाँ जो पहलगाम का इलाका है, वहाँ पे एक सैरगाह है। कुछ मकामी सयाह मौजूद थे, कुछ गैर मुल्की सयाह भी वहाँ पे मौजूद थे। इनके ऊपर हमला हुआ और फायरिंग की गई और मुसल्लह अफराद ने इन पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 26 सयाह अब तक की इत्तला के मुताबिक कत्ल हो चुके हैं। ये कश्मीर में होने वाला बहुत बड़ा दहशतगर्दी का इंसिडेंट है और इसमें डायरेक्टली इंडिया ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया, फौरी तौर पर, बगैर तहकीकात के, बगैर कुछ किए, हमेशा की तरह जैसे वो लगाते हैं वैसे ही उन्होंने फिर से पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया। 2 गैर मुल्की सयाह भी इसके अंदर कत्ल हो गए हैं। जो एनी शाहिदीन है वो ये कह रहे हैं कि जी गैर मुस्लिमों को कत्ल किया गया है और जानबूझकर ऐसा किया गया, वो ये कहते हैं। बहरहाल फ़ौज को वहाँ पे पहुँचने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा, लोगों को रेस्क्यू करने में भी मुश्किल हुई और इस वजह से ज़्यादा अफराद वहाँ पे कत्ल हो गए। अब इसके बाद जो देखें इंडिया की हैंडलिंग और पाकिस्तान की हैंडलिंग का फ़र्क देखें। पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस का इंसिडेंट होता है और आपका वज़ीर दाखिला का पता नहीं चलता काफ़ी देर तक कि वो गया किधर है, कहाँ। कोई कहता है वो दुबई में, कोई कहता है यहाँ पे, कोई कहता है वहाँ पे, पता ही कुछ नहीं। आपका वज़ीर आज़म जो है वो भी, उसका जो रद्द-ए-अमल था वो आपके सामने। अब आप इंडिया का रद्द-ए-अमल चेक करें किस लेवल का है। जैसे ये इंसिडेंट हुआ, नरेंद्र मोदी को कितना प्रोटोकॉल मिला सऊदी अरब में, कितना शानदार दौरा चल रहा था, वो अपना दौरा मुख्तसर करके वापस दिल्ली रवाना हो गए। जो वज़ीर ख़ारजा है इंडिया के, वो अमेरिका के दौरे पर थे, वो अमेरिका में अपना दौरा मुख्तसर करके फौरी तौर पे इंडिया रवाना हो गए। अब इंडिया के अंदर जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनकी भी शामत आएगी, वो सबको अकाउंटेबल करेंगे, एक एक पहलू पे गौर करेंगे और वो इसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। ये इंडिया का तरीकाकार है। हमारा तरीकाकार क्या है? हम झूठ बोलते हैं, लाशें छुपाते हैं, हम एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम डालते हैं, हम सियासी जमात पे इल्ज़ाम डालने में देर नहीं करते। कोई एक भी इंटेलिजेंस का ऑफिसर ने अकाउंटेबल किया अभी तक कि इतना बड़ा सानिया हो गया जाफर एक्सप्रेस का। अब इंडिया की हैंडलिंग आप देखिएगा, आने वाले दिन में मैं आपको रिपोर्ट करूंगा और उनकी संजीदगी आप देखिए कि उनका वज़ीर आज़म और उनका वज़ीर ख़ारजा, वो दोनों अपने दौरे छोड़कर, एक सऊदी अरब का और एक अमेरिका का, वो फ़ौरन मुख्तसर करके वापस पहुंचे। अब नाज़रीन, ये इंडिया की सूरत हाल है। उन्होंने पाकिस्तान में इल्ज़ाम लगाया, वहाँ पे कोई जर्नलिस्ट है वो ये कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान के ऊपर कोई मिलिट्री स्ट्राइक कर देंगे। पहले भी उन्होंने करके देखी है, फिर करके देख लें, ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब इसके बाद नाज़रीन एक और चीज़ है और वो है जी, IMF ने हुक्म दिया है पाकिस्तानी हुकूमत को, और जो हुक्म IMF दे तो वो हुक्म फौरी तौर पे पूरा किया जाता है कि 168 बड़े तरक्याती मनसूबे हैं जो मुख्तलिफ सूबों में चल रहे हैं। 800 अरब रुपए की इसके ऊपर अदायगियाँ होनी थी। अब IMF ने हुक्म दे दिया कि ये बंद कर दें आप। तो वफाकी हुकूमत ने इन 168 बड़े तामीराती मनसूबों की अदायगियाँ बंद कर दी हैं, हालांकि इनके ऊपर 300 अरब पहले खर्च हो चुका था। एक तरफ ये दावा किया जाता है तरक्की हो रही है, देखना ये नहीं है कि तरक्की हो रही है या नहीं, देखना ये है कि किस रफ्तार से तरक्की हो रही है। ये तरक्की की रफ्तार है। 168 मजीद मनसूबे इससे पहले भी रुकवाए IMF ने, बहुत सारे रुकवाए, मैं आपको रिपोर्ट कर चुका हूँ। 90 के करीब तो खैबर पख्तूनख्वा में रुकवा दिए थे, तो अब ये 168 मजीद तामीराती मनसूबे रुकवा दिए गए। मारंग बलोच साहिबा की नज़रबंदी में 1 माह की तौसीह की गई है। ये दावा उनके वकील ने किया क्योंकि 22 मार्च को उन्हें नज़रबंद किया गया था, गिरफ्तार किया गया था और अब 1 महीना गुजर गया है। तो अब पता चला है कि 1 माह की मजीद तौसीह की गई है और ये जेल की इंतजामिया ने